Hello everybody, welcome to my YouTube channel IELTS Aspirants. My name is Ankit Chaudhary and in today's video we would discuss grammatical range for IELTS writing task 1. Means what are some different sentences that we can use in our IELTS writing task 1. और ये जो sentences हैं ये हम यूज कर सकते हैं सिर्फ चार जो आपके टास्क टाइप्स हैं, मैप और प्रोसेस को छोड़ के बाकी के जो चार बचते हैं उनमें हम ये सारे कॉमन से सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि उन चारों में से कोई भी आ जाए तो हम सारे के सारे यूज कर सकते हैं। नो, इट डिपेंड्स ऑन योर टाइम। ये जो है कौन से सेंटेंस हम लिखेंगे टाइम पे डिपेंड करेगा। और ये जो वीडियो है अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, इस वीडियो को आप जाके देखो। इस वीडियो में मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया है कि कहाँ हम सिर्फ वर्ब यूज करेंगे, कहाँ हम दोनों यूज कर सकते हैं, वर्ब और एडवर्ब को। और कुछ केसेस ऐसे हैं जहां ना हम वर्ब को यूज कर पाएंगे ना ही एडवर्ब को। तो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, सो लेट्स बिगिन। चलो, वैसे तो पिछली वीडियो मैंने बताया था, यहाँ भी आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। अगर आपकी इच्छा नहीं है वो वीडियो देखने की, फिर भी आपको देखनी जरूर चाहिए। अगर आपको ये सेंटेंसेस लिखने हैं तो कंडीशन क्या होगी आपके पास, या तो 1 ईयर गिवन होगा या टाइम होगा ही नहीं। अगर कुछ ऐसा सिनेरियो है कि यू आर गिवन ओनली 1 ईयर और इन केस देयर इज नो ईयर एट ऑल, दैट केस यू कैन ओनली यूज दीज सेंटेंसेस। सिर्फ यही लिखेंगे। अगर आपके पास कम से कम 2 साल है, मिनिमम 2 ईयर्स, तो हम ये भी ऐड कर सकते हैं। अगर 1 साल है तो सिर्फ वो, 2 साल है तो वो तो रहेंगे ही, ये भी ऐड हो जाएंगे। और अगर आपके पास 3 साल है कम से कम, या उससे ज्यादा है, ज्यादा चाहे कितने भी हो, अगर मिनिमम आपके पास 3 साल है तो हम इन सेंटेंसेस को भी ऐड कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां तक इस स्लाइड में हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर आपके पास कम से कम 3 साल है तो सारे के सारे सेंटेंस यूज हो सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, इफ यू आर गिवन 3 डिफरेंट ईयर्स, इट मीन्स इट इज एन एडवांटेज फॉर यू। तो ये आपके लिए एडवांटेज है कि सारे के सारे सेंटेंस आपके आ सकते हैं, सेंटेंसेस की कमी नहीं रहेगी, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो कहीं से भी उठा के। बट ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी कर लेंगे। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर टाइम। तो टाइम है तो वो, मतलब 1 साल है तो वो, 2 साल है तो ये, 3 साल है तो ये भी ऐड हो जाएंगे। क्लियर? तो चलो लेट्स बिगिन। इस वाले जो वीडियो में हम सिर्फ यही वाला डिस्कस करेंगे जो कैटेगरी ए के सेंटेंसेस हैं, क्योंकि इसी को ही थोड़ा सा डिटेल में जब एक्सप्लेन करूंगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सेकंड वीडियो होगी इसके बारे में एंड थर्ड वुड बी फॉर कैटेगरी सी। ठीक है बात? तो आज की वीडियो में सिर्फ ये वाले सेंटेंस। ओके, चलो जी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कोई भी सेंटेंस टाइप कुछ ऐसा हो जो आपको ना पता हो, है ना, तो उसके बारे में आप खुद से सर्च करो। अगर जब तक मतलब वीडियो नहीं आती है, वंस द वीडियो कम्स एंड यू वॉच माय वीडियो, देन तब तो कोई होपफुली मुझे लगता है कि आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ, और यहीं से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट स्लाइड, आवर फर्स्ट सेंटेंस टाइप्स। प्रोग्रेसिव इन नेचर, ये कैटेगरी ए का सेंटेंस है। जो कैटेगरी ए थी यहाँ पे बी कैटेगरी सी, तो मैंने A1 लिखा है, मतलब ए कैटेगरी का फर्स्ट सेंटेंस है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट क्या था? प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड रिग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव इन नेचर मीन्स समथिंग if there is any data that continuously increases, so in that case we can say the data was progressive in nature, and similarly we can say data was regressive in nature if it was decreasing continuously. ठीक है? अगर कोई चीज ऐसे कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है तो हम लिख सकते हैं प्रोग्रेसिव, उल्टा है तो हम लिखेंगे रिग्रेसिव। और ये होता ही है, जैसे ये है लाइन ग्राफ आपके सामने, तो इसमें जो ये चिकन वाली लाइन है और दिस वन, ये देखो आप कंटिन्यूसली इंक्रीज ही होता जा रहा है इसका डेटा, तो इसमें हम यूज कर सकते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर। और ये किस बारे में है? दिस इज ऑल अबाउट कंजम्पशन ऑफ दीज 4 फिश, लैम्ब, बीफ एंड चिकन। उनकी कंजम्पशन कितनी थी? तो सेंटेंस कैसे बनेगा वो मैंने लिख दिया, चलो मैं हट जाता हूँ। द कंजम्पशन ऑफ चिकन वॉज प्रोग्रेसिव इन नेचर थ्रू आउट द गिवन टाइम पीरियड, कोमा रेंजिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट दिस टू दिस। कंजम्पशन जिसके बारे में डेटा है ऑफ चिकन वॉज प्रोग्रेसिव इन नेचर, मतलब ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा था। वॉज इसलिए लगाया क्योंकि ये पास्ट की बात है। ठीक है? फ्यूचर की होती तो यहाँ हम यूज करते विल बी, मतलब विल बी प्रोग्रेसिव इन नेचर, मतलब ये बढ़ता रहेगा। ठीक है? और भी इसके तरीके लिखने के, नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे। थ्रू आउट द टाइम पीरियड, इसका मतलब क्या है कि जितना भी टाइम गिवन है उस सारे के सारे टाइम के दौरान इट वाज इंक्रीजिंग। तो यहां से लेके यहां तक मैंने अब तक क्या बताया है? सिर्फ आपका ट्रेंड बताया बस। जो प्रॉपर डेटा है वो कैसे बताएंगे, उसके लिए हमने कोमा लगाना है। देन यू हैव टू यूज दिस रेंजिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट 150 ग्राम पर पर्सन वीकली। तो यहाँ की मैंने बात की है कि ऑलमोस्ट 150 है, ये वाला पार्ट पर पर्सन वीकली का तो था ही डेटा, वो लिखा है मैंने। इन 1979, जो आपका फर्स्ट वाला ईयर है, ये आपको लिखना है दिस
टू 250 ग्राम, बिल्कुल लास्ट वाला ये मैंने मान लिया है कि लगभग 250 ही है, 250 ग्राम इन 2004 इन आवर लास्ट ईयर। आई होप दिस इज क्लियर। चलो दोबारा देखते हैं एक बार। ऊपर वाले में तो सिर्फ ट्रेंड बताया है यहाँ तक, नीचे मैंने डेटा बताया, मैंने यूज किया है रेंजिंग फ्रॉम। जब मैं फ्रॉम यूज करता हूँ तो देन आई विल हैव टू यूज टू। अगर मैं फ्रॉम यूज कर रहा हूँ तो आई विल हैव टू, मुझे यूज करना पड़ेगा यहाँ पे टू। और अगर मैं यूज करता हूँ फ्रॉम की जगह बिटवीन, तो मैं यूज करूंगा यहाँ पे एंड। वो आएगा भी नेक्स्ट स्लाइड में, मैंने रखा है। तो इसमें मैंने क्या किया, बिल्कुल फर्स्ट और बिल्कुल लास्ट और प्रोग्रेसिव इन नेचर कर दिया। बीच वाला जो डेटा था वो मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। इतना डेटा तो छोड़ ही सकते हैं। और अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो डेटा मैंने छोड़ा भी नहीं है, बता ही दिया है कैसे है। देखो मैंने बताया कि कोई चीज पहले 20 थी और वो इंक्रीज होके 50 पे आ गई, ठीक है। और बीच में जो था वो इट वाज इंक्रीजिंग, इट वाज प्रोग्रेसिव इन नेचर। तो कोई चीज 20 से बढ़ के 50 पे आ गई है, तो बीच में जो डेटा है वो 21 या 49 इसी के बीच में ही लाई करेगा, ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड है। तो मैंने डेटा छोड़ भी दिया और इनडायरेक्टली बता भी दिया। तो एक ही लाइन में आपका जो फर्स्ट लाइन का जितना भी डेटा था, सारी इंफॉर्मेशन एक ही में खत्म। क्लियर। चलो आगे आ जाते हैं फिर। चलो इस स्लाइड में देखते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपका ये लाइन में ही हो, 3 इयर्स तो आपके कहीं पे भी हो सकते हैं। चलो अगेन मैं हट जाता हूँ। ये देखो इधर टेबल है, इसमें भी 3 इयर्स गिवन है, तो प्रोग्रेसिव इन नेचर, रिग्रेसिव इन नेचर सारे आ सकते हैं इसमें भी। ये आपका बार ग्राफ है, इसमें भी 3 साल है, देखो 1950, 2007, 2050 इसमें भी आ सकता है। ये देखो नीचे इसमें देखते हैं अगेन बार ग्राफ, इसमें भी 3 साल है, 2009, 2019, 2029 3 साल है। ये फ्यूचर का है, कैसे लिखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में है। पाई में भी हो सकता है, ये देखो 4 पाई चार्ट हैं और इसमें देखो ईयर के अकॉर्डिंग जो है आपका डेटा डिवाइडेड है। तो इन सभी में प्रोग्रेसिव नेचर आ सकता है। ये 10% था इसका डेटा, तो हम लिख सकते हैं द फिगर ऑफ दिस वाज 10%, सॉरी द फिगर ऑफ दिस वाज, जो भी है फूड बजट, वाज प्रोग्रेसिव इन नेचर कॉमा रेंजिंग फ्रॉम दिस परसेंट इन दिस ईयर टू दिस परसेंट इन दैट ईयर इन द लास्ट वन, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि लाइन में हो, चारों में ही हो सकता है, डिपेंड करता है आपका टाइम के ऊपर। यू मस्ट हैव मिनिमम 3 इयर्स, अगर कम से कम 3 साल है तो हम वो लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपका टाइम है वो ईयर की फॉर्म में हो। मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो टाइम है वो ईयर की फॉर्म में हो सकता है वो डेकेड की फॉर्म में हो, वीक के नेम दे रखे हो या डे के नेम दे रखे हो, है ना, डेज के नेम, या आपके मंथ्स के नेम दे रखे हो, क्या पता एग्जैक्ट टाइम ऑफ द डे हो। ये सब चीजें मैंने अगेन मैं उसी वीडियो का आपको हवाला दूंगा, ये वाली वीडियो आप जाके जरूर देखें, उसमें मैंने सारा कुछ बताया कि टाइम जरूरी नहीं है ईयर्स की फॉर्म में हो, अलग फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ इसमें क्या है, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन भी है साथ में। अगर कोई चीज कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है अलोंग विद फ्लक्चुएशंस, फ्लक्चुएशन के साथ, तो कैसे लिखेंगे, तो भी बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो हमने लिया है इसमें दिस, ये वाली जो लाइन है आपकी कौन सी है, दुबई कि टूरिस्ट विजिट जो है मलेशिया दुबई में कितनी थी, तो हम दुबई का जिक्र करेंगे। इसमें देखो फ्लक्चुएशन भी, अगर आप देख पा रहे हो ये फ्लक्चुएशन है ना, ऐसे ऐसे हो रहा है ये, तो फ्लक्चुएशन भी है और इंक्रीमेंट भी है साथ में। तो और ये इंक्रीमेंट क्या है, बिल्कुल थ्रू आउट द ईयर है, कैसे लिखेंगे, सेंटेंस आपके सामने देखो। द फिगर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग दुबई वॉज प्रोग्रेसिव इन नेचर अलॉन्ग विद सम माइनर फ्लक्चुएशंस। मैंने सिर्फ एक ही चीज ऐड करी है यहाँ पे बीच में, along with some minor fluctuation, बाकी एज इट इज है थ्रू आउट द गिवन टाइम पीरियड। रेंजिंग, अब आगे देखो बिटवीन, बिटवीन आया है तो मैंने एंड लिखा होगा जरूर, दिस इज योर एंड। तो रेंजिंग बिटवीन ऑलमोस्ट 50,000 इन 1995, ये है जो 50 नहीं है, ये 1000 है, तो मतलब 3 जीरो लगा दिया मैंने, ठीक है। ऑलमोस्ट दिस इन दैट ईयर टू नहीं सॉरी एंड एग्जैक्टली 4 लाख, यहाँ पे देखो है ना 4 लाख हो गए इन 2003 लास्ट का ईयर। और इन सब के लिए हम शुरुआत वाले ईयर के लिए हम ये भी लिख सकते हैं इन इनिशियल ईयर, या हम ये भी कह सकते हैं इन लास्ट ईयर, एक ही बात है, ठीक है। बस यही ऐड करना है अलोंग विद सम माइनर फ्लक्चुएशंस, बाकी कुछ भी नहीं करना। फ्लक्चुएशन भी बता दी, प्रोग्रेसिव इन नेचर था, डेटा क्या था, सारी चीजें बता दी। सो दिस इज द वे टू यूज प्रोग्रेसिव इन नेचर। अब तो प्रोग्रेसिव आया तो शायद आगे रिग्रेसिव होगा नेक्स्ट स्लाइड में जी, इसमें नहीं है शायद, इससे अगली में। तो ये टेबल है, इसमें कैसे यूज करेंगे देखते हैं। ये मैंने बताया है यूजिंग मोबाइल फोन फॉर प्लेइंग म्यूजिक, दिस इसका डेटा बताया मैंने,
ये वाला जो है प्लेइंग म्यूजिक 12, 18, 26। अब देखो 3 ईयर्स है तो हम कर सकते हैं प्रोग्रेसिव, ये बताएंगे वो बिल्कुल लास्ट बताएंगे, इसको छोड़ देंगे। छोड़ना भी क्या है, वही बात है, इनडायरेक्टली पता चल ही जाएगा 12 से 26 के बीच में लाई कर रहा है 18, है ना। सेंटेंस कैसे बनेगा देखते हैं आपके सामने। चलो मैं हट जाता हूँ अगेन। द फिगर ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन फॉर प्लेइंग म्यूजिक was progressive in nature throughout the given time period, ranging from 12% in 2006 to 26% in 2010। अब मैं बार बार वॉज क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, वॉज प्रोग्रेसिव नेचर, क्योंकि पास्ट के ईयर्स है, ठीक है। फ्यूचर का होता तो विल भी आता, अभी आएगा भी आगे। और इसमें क्या है देखने लायक, रेंजिंग के साथ फ्रॉम यूज किया तो मैंने यूज कर लिया टू। अगर यहाँ पे मैं लिखता बिटवीन तो मैं क्या लिखता यहाँ पे आपका एंड। So again this is the way to use progressive nature and this is very simple। चलो जी, I hope this is clear। आगे आते हैं। चलो ये है इसमें, हाँ फ्यूचर वाला आ गया, फ्यूचर वाला मैंने ऐड किया, वो देखते हैं इसमें। तो मैंने लिखा है इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, मैन्युफैक्चरिंग दिस वन, ये देखो रिग्रेसिव नेचर है, घटता ही जा रहा है ना। तो प्रोग्रेसिव को उल्टा कर देना है बस, रिग्रेसिव अगर मैं ये लिखता तो मैं यहाँ लिखता प्रोग्रेसिव। मैंने ये वाली कैटेगरी का जो सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस कैसे है देखो आपके सामने। द फिगर ऑफ contribution of manufacturing sector to Brazil's economy was and will be regressive। was का मतलब ये regressive in nature था, will be मतलब regressive in nature होगा, तो मैंने एक ही साथ लिख दिया was and will be regressive in nature throughout the given time period। फिर क्या करना है, रेंजिंग के साथ फ्रॉम लगाएंगे तो टू, बिटवीन लगाएंगे तो लगाना एंड, और यहाँ मैंने कर दिया गलत, यहाँ आएगा आपका एंड, ये टू गलती से लिखा गया, अभी एंड आएगा यहाँ पे, ठीक है, बिटवीन के साथ एंड। और इसमें क्या करना है, बिल्कुल फर्स्ट का डेटा, फर्स्ट का बताया होगा मैंने 20% इन 2009, ये इसकी बात है, ऑलमोस्ट है तो नियर बाय मैंने लिखा है इन 2009 फर्स्ट का, एंड ऑलमोस्ट 5% इन 2029, ये है लास्ट वाला यहाँ पे। क्लियर। तो प्रोग्रेसिव को उल्टा कर देना है आपने रिग्रेसिव नेचर। आई होप दिस इज क्लियर अगेन। चलो और कुछ इस स्लाइड में, कंट्रीब्यूशन के साथ हम टू यूज करते हैं तो टू लगा वो सही है बिल्कुल। चलो जी आगे आते हैं जी। एक चीज अगर आपने नोट करी हो, मैं बार बार थ्रू आउट द गिवन टाइम पीरियड बोल रहा हूँ, अगर आपको ये सेंटेंस एक से ज्यादा बार लिखना पड़े तो अगर आप इस चीज को भी चाहते हो कि इस चीज को भी आप रिपीट ना करो, इन ऑर्डर टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन, वी कैन यूज दीज 3 सेंटेंसेस। सेंटेंस तो नहीं है, मतलब ये फ्रेज टाइप है, इनको हम यूज कर सकते हैं। एक बार आपने ये कर लिया, दोबारा आप क्या कर सकते हैं, यू कुड से ओवर द ईयर्स, ओवर द गिवन ईयर्स, या आप कह सकते हो ओवर द एंटायर टाइम फ्रेम, या आप कह सकते हो ओवर द गिवन टाइम स्पैन। चारों का मतलब सेम है। तो सेम चीज को अगर आपने 2 बार यूज करना है, ट्राई करो एक बार वो हो और एक बार इन तीनों में से कोई एक। क्लियर। चलो जी आगे आ जाते हैं फिर। चलो दिस इज आवर नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, द सेकंड सेंटेंस ऑफ कैटेगरी A2, जिसमें हमको यूज करना है विल कीप ऑन, या हम यूज कर सकते हैं केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। या हमें तब यूज करना है जैसे कोई भी टास्क 1 टाइप्स में कोई दो कैटेगरी इंक्रीज हो रही है और आपको लिखना है प्रोग्रेसिव इन नेचर दोनों के लिए, तो एक में आपको यूज करना है प्रोग्रेसिव इन नेचर और दूसरे में हम क्या यूज कर सकते हैं, विल कीप ऑन, ताकि प्रोग्रेसिव इन नेचर 2 बार ना लिखना पड़े, उसको जो है रिपीट ना करना पड़े। तो सेम चीज को कैसे लिखेंगे इन डिफरेंट वर्ड्स, वो आपका पॉसिबल है बाय यूजिंग दिस। ओके, तो हमको यूज करना है विल कीप ऑन या केप्ट ऑन। अच्छा पहले इसी को समझ लेते हैं। कीप ऑन जब यूज होता है, जब हमको बोलना है कि वह सोता रहता है, वह खेलता रहता है, ही कीप्स ऑन प्लेइंग, ही कीप्स ऑन स्टडिंग, है ना। अगर हमको बात करनी है फ्यूचर की तो हम इसमें ऐड कर देते हैं विल कीप ऑन, कि वह खेलता रहेगा, ही विल कीप ऑन प्लेइंग, ही विल कीप ऑन स्टडिंग, ही विल कीप ऑन टीजिंग मी, जैसे यू विल कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज इफ इट इज। चलो ये तो फ्यूचर की बात। अगर पास्ट में यूज करना है तो हम कीप की जो पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, केप्ट ऑन का यूज कर लेते हैं। जैसे कि वह खेलता रहा, ही केप्ट ऑन प्लेइंग, वह सोता रहा, ही केप्ट ऑन स्लीपिंग। गानों में भी होता है, इवन कई बार अगर आपने ध्यान से सुना, मान साहब का एक बहुत खूबसूरत गाना है समंदर, उसमें एक अंतरे में आता है कि वो उड़ाता रहा मैं भी उड़ता रहा, काट दी डोर बेरहम ने जब मैं सिखर गया, उसका क्या हुआ जो समंदर में उतर गया। कुछ सिमिलर सी लिरिक्स हैं जिसमें आता है आपका रहा। तो कोई भी सेंटेंस जब ऐसे खत्म होया करता रहा, सोता रहा, तो हम यूज करते हैं केप्ट ऑन। ये गाना जरूर सुन लेना, आपको अच्छा लगेगा बहुत। अरे ये क्या कर दिया मैंने, वेट अ मिनट, ओके जी। चलो तो ये कैसे यूज होगा देखते हैं।
तो सेंटेंस है आपका द कंजम्पशन ऑफ मिल्क विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, विल कीप ऑन आ गया मतलब फ्यूचर में ऐसा काम होता रहेगा, ठीक है। थ्रू आउट द गिवन टाइम पीरियड, वही बात है कि जितना भी टाइम हो उसके दौरान, रेंजिंग बिटवीन फर्स्ट का डेटा फर्स्ट ईयर एंड लास्ट का, मान लेते हैं कोई फ्यूचर में इतना है कि 2025 में ऐसे है, बढ़ के वो 2035 में इतना हो जाएगा, देन वी कैन यूज दिस। बिटवीन लगाया तो मैंने लिखा एंड, अगर मैं लिखता यहाँ फ्रॉम तो मैं यहाँ क्या लिखता, तो ये चीज़ तो आपको बिल्कुल क्लियर होगी, है ना। चलो नीचे वाले सेंटेंस में क्या है, अगर हम मान लेते हैं दोनों ईयर्स पास्ट के हैं, जैसे ये है दोनों, तब हमको यूज करना है कैप्ट ऑन। हाँ, वॉज कैप्ट ऑन नहीं करना, स्टूडेंट कर देंगे द कंजम्पशन ऑफ मिल्क वॉज कैप्ट ऑन, नो ये बिल्कुल गलत है, डायरेक्ट कैप्ट ऑन आपको यूज करना है। सेंटेंस कैसे बना, द कंजम्पशन ऑफ मिल्क कैप्ट ऑन इंक्रीजिंग थ्रू आउट द गिवन टाइम पीरियड रेंजिंग फ्रॉम दिस इन दिस एंड 50% इन दैट ईयर। तो बिल्कुल फर्स्ट और बिल्कुल लास्ट, बीच में जितना भी है छोड़ देंगे। अगर फ्लक्चुएशंस हुई हैं तो क्या ऐड करेंगे, अलोंग विद सम माइनर फ्लक्चुएशंस, है ना, और थ्रू आउट द गिवन टाइम पीरियड, ऐसे हो जाएगा आपका सेंटेंस। चलो जी, होपफुली दिस इज क्लियर टू। आगे आ जाते हैं जी, एडजेक्टिव्स। जो फर्स्ट वाली स्लाइड थी अगर आपने ध्यान से देखी हो, उसमें लिखा हुआ था कि आप वर्ब भी यूज कर सकते हो, एडवर्ब भी यूज कर सकते हो और एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हो। वर्ब क्या होती है, इंक्रीज, डिक्रीज, राइज, फॉल, ये जो हम लिखते हैं, और एडवर्ब होते हैं कि इट इंक्रीज रैपिडली, स्लोली, ग्रेजुअली, कंसिडरेबली। तो वो सब तभी पॉसिबल है जब मिनिमम 3 ईयर्स हो। तो एडजेक्टिव भी हम लिख सकते हैं व्हेन यू आर गिवन 3 ईयर्स। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जैसे दे वाज सीन ग्रेजुअल इंक्रीज। ग्रेजुअल क्या है यहाँ पर, जो ग्रेजुअल वर्ड है वो आपका एडजेक्टिव है। सब्सटेंशियल ग्रोथ, सब्सटेंशियल क्या है, अगेन एडजेक्टिव है। रैपिड इंक्रीमेंट, रैपिड क्या है, एडजेक्टिव है। तो कोई इंक्रीज बहुत तेजी से हुआ है वो तो तभी बोल पाएंगे ना जब कम से कम 3 साल हो। तो यहाँ पे 3 साल हैं, कैसे यूज किया मैंने, देखते हैं सेंटेंस। अ टाइम पीरियड बिटवीन दिस एंड दिस, तो जो टाइम पीरियड है 2008 और 2010 के बीच का, उसने विटनेस किया, मीन्स एक्सपीरियंस किया आ रैपिड इंक्रीमेंट। ये रैपिड यहाँ पर है आपका एडजेक्टिव। एक रैपिड इंक्रीमेंट जो है विटनेस किया इन द फिगर इन द डेटा ऑफ रिकॉर्डिंग वीडियोस। रिकॉर्डिंग वीडियोस का मैं जिक्र कर रहा हूँ यहाँ। तो ये और ये डेटा बताया मैंने 9 और 35, इसने जो है काफ़ी रैपिड इंक्रीमेंट विटनेस किया। डेटा क्या हुआ, फ्रॉम दिस टू दैट ईयर, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर रैपिड इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि वहाँ 3 ईयर्स गिवन है, ये नो डेटा है, मतलब ये यहाँ पर 0 था, 0, 9 के बाद डायरेक्ट 35, तो 3 ईयर हुए तभी तो मैं ये जज कर पाया कि हाँ पहले जो है ग्रोथ इसकी आराम से थी और फिर एकदम से हुई। अगर 2 ही साल होते तब तो हम कह ही नहीं सकते थे। कैसे होगा, चलो मैं बताता हूँ आपको अगेन। अगर फर्स्ट ईयर होता आपका कोई भी, जिसमें होता आपका डेटा 9, दूसरे में आपका 35 और तीसरे में आपका डेटा 310, तो इसमें देखना रैपिड ग्रोथ किसके बीच में है, इसके बीच में है या इसके बीच में है, ऑब्वियसली बात है इन दोनों के बीच में है। और ये मैं तब जज कर पाया हूँ जब आपके पास जब मेरे पास 3 ईयर्स हो कि फर्स्ट इतना, सेकंड इतना, थर्ड इतना। अगर 2 ही होते, ये ना होता, तब तो मैं कह ही नहीं सकता था। तो यहाँ 0 फिर 9 फिर 35, तो ये इसके बीच में जो टाइम है, जो डेटा है इंक्रीज हुआ है, वो सब्सटेंशियली रैपिडली इंक्रीज हुआ है, तभी मैं यहाँ पे लिख पाया हूँ आपका जो एडजेक्टिव है रैपिड। आई होप दिस इज क्लियर। और इसी को यहाँ पर विटनेस की जगह मैं वर्ड यूज कर सकता हूँ एक्सपीरियंस, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड नहीं बोलते इसको, रिकॉर्ड बोलते हैं, और नोटिस भी कह सकते हैं, एक वर्ड मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। ये सारे वर्ड आ सकते हैं। विल विटनेस कैसे आएगा, जब आपकी बात फ्यूचर की हो, यहाँ पे विटनेस की जगह हम कर देंगे विल विटनेस रैपिड इंक्रीमेंट। और रैपिड नहीं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अगर स्लो है तो हम स्लो भी लिख देंगे कि स्लो इंक्रीमेंट था, ग्रेजुअल इंक्रीमेंट था, है ना, ये सब आ सकता है। और एकदम तेजी से हो तो सब्सटेंशियल ग्रोथ या आपका कंसिडरेबल, वो सारे आ सकते हैं। ये कॉमन से एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये कैसे यूज करते हैं और कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं जो कि काफ़ी कॉमन है और काफ़ी अच्छे वर्ड है, ये किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस यही टू द पॉइंट चलेंगे। चलो इसमें स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है तो। आगे आते हैं, बस ये लास्ट स्लाइड अपनी, फिर उसके बाद खत्म। इसे मैंने क्या किया है, हाँ इसी को यूज करके दिखाया आपको, बस एग्जाम्पल ही है और कुछ नहीं है इसमें। देखो सेंटेंस, द टाइम पीरियड बिटवीन 2019 एंड 2029 विल एक्सपीरियंस अ सब्सटेंशियल ग्रोथ। ये 15 to 5%, हाँ मैंने इन दो का डेटा लिया है इसमें, दिस मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना। आपको लिखना पड़ेगा शुरुआत में इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग
द टाइम पीरियड बिटवीन दिस एंड दिस, ये टाइम पीरियड, ये और ये, विल एक्सपीरियंस, विल क्यों यूज किया मैंने, क्योंकि फ्यूचर का है ना, विल एक्सपीरियंस आ सब्सटेंशियल ग्रोथ, सब्सटेंशियल एडजेक्टिव है, इट मीन्स कि काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, डेटा क्या था, फ्रॉम दिस टू दिस, क्लियर। तो ऐसे आपको यूज करना है ये थर्ड वाला एडजेक्टिव। तो मैंने बस 3 ही बताए हैं, यू कैन यूज प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव नेचर। दूसरा उसी को लिखने का तरीका क्या है, विल कीप ऑन इंक्रीजिंग या केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, और थर्ड क्या आपका एडजेक्टिव, जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में बात करी। तो ये तो थे आपके फर्स्ट। चलो स्लाइड पे आ जाते हैं वापस, कहाँ थी वो। चलो अभी तक हमने क्या डिस्कस किए हैं, इधर वाले सेंटेंस, सिर्फ ये वाले कैटेगरी ए वाले सेंटेंस ये हम कर चुके हैं। इसके लिए क्या चाहिए, अगेन आई एम रिपीटिंग, मिनिमम 3 इयर्स, कम से कम 3 साल। अगर 2 ही साल हैं तो फिर ये तो लिख नहीं पाएंगे, ये आ सकते हैं आपके, ये कैसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वो उससे नेक्स्ट। तो ये 3 पार्ट्स में आपको वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो में हमने डिस्कस किए सेंटेंसेस ऑफ कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी के जो सेंटेंसेस हैं उनके लिए अलग से वीडियो होंगी जो मैंने आपको बताया। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, जो बाकी की वीडियोस हैं वो बहुत ही जल्द आपके चरणों में होंगी, और जब तक शायद आप देखो क्या पता तब तक वीडियो आ ही जाए। तो आप प्लेलिस्ट में जाके, जहाँ मैं टास्क उनके नाम से अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी खुश रहें, अपना ख्याल रखें, थैंक यू वेरी मच।